हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। तो जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट निकल चुकी हैं, तो इसके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं आप लोग को बता दूंगा। और मैंने कहा था कि एनटीपीसी से रिलेटेड आप लोग के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिस बैच लाया जाएगा। तो उसकी तैयारी अब हो चुकी है, जिसके लिए आप लोग के लिए अमृत बैच लाया गया है। तो इसमें मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, जो डेली 9 बजे के पास आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी डेली। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से मैथमेटिक्स, और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। इससे आपका जितना भी प्रीवियस से रिलेटेड मैटर है तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का मटेरियल आता है, जिससे इसी के अप्रॉक्स आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, लगभग प्रैक्टिस प्रैक्टिस का टाइम रह गया केवल। तो चलिए देखते हैं आज से यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है। यह ज़मीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दीवार होगी और ये रही सीढ़ी, और इसके पैरों के बीच में यहाँ पे बोल रहा है कि 6 डिग्री कोण है। तो ये रहा 6 डिग्री कोण। और सीढ़ी कितनी लंबी है? सीढ़ी दिया गया है 20 मीटर लंबी है सीढ़ी। तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सारे टिकी हुई है। कितने डिग्री पे? 6 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी। तो सीढ़ी के पैर ये रहे यहाँ पे, और दीवार ये रही। तो इसके इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स। तो ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनस, मतलब आधार और कर्ण। तो कॉस थीटा लगेगा। कॉस और एंगल यहाँ पे क्या है? cos 6 डिग्री। cos 6 डिग्री आधार बटा कर्ण। तो आधार है एक्स और कर्ण है 20। तो cos 6 की वैल्यू यहाँ तो दी नहीं गई है, लेकिन 6 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.99 होती है समथिंग। और ये x/20, और इसका मल्टीपल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9 टू द 18, और 9 टू द 18 और 9, तो 19.80। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इसमें एंगल गलत होगा, क्योंकि 6 डिग्री कोई याद तो रखता नहीं है। तो एंगल यहाँ पे लगभग 30 होगा, क्योंकि 1.732 तभी आएगा। इसका आंसर 17.32 आ रहा है। तो अगर cos 30 यहाँ पे रखेंगे तो देखिए cos 30 और x/20। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो जाएगा x/20। 2 से काटेंगे 20 को तो ये आएगा 10, और √3 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1.732। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही, और 10 को इधर लाएंगे तो 1.732 में 10 का होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 17.32। ये आपका हो गया आंसर। तो इसका मतलब इसमें आंसर 20 सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो रेशियो क्या दिया गया? 4:5:7। तो ये रेशियो दिया गया है। जो इनका टोटल एडिशन है वो कितना दिया गया? 320। पूछ रहा है सबसे छोटा है 4 और सबसे बड़ा है 7। तो सबसे पहले टोटल का दिया गया, तो 4×5 = 9, 9×7 = 16। तो मतलब 16 बराबर है किसके? 320 के। तो एक बराबर होगा 20 के। तो पूछ रहा है छोटे। 4 और 5 क्या हो गया टोटल? ये हो गया 13। तो पूछ रहा है 13 की वैल्यू क्या होगी? तो एक की वैल्यू 20, तो 13 की वैल्यू 20 × 13, तो टोटल आ जाएगा 260। 260 तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, ये गलत हुआ है। 7 और 4 क्या होगा? 11 होगा। तो 11 बराबर, 11 की वैल्यू बतानी, एक की वैल्यू क्या है? 20। तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 11, 220। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके साथ? ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये डीआई दी गई है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डाटा दिया गया है। ये फाइनेंशियल ईयर दिया गया है कि ये 2012-13 का है, यहाँ से यहाँ तक 13-14 का है, और यहाँ से यहाँ तक 14-15 का है। क्वार्टर वाइज दिया गया, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे सब में दिया गया। और जो बिक्री दी गई वो लाख में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है? तो 14-15 के सारे क्वार्टर उठा लीजिए। तो यहाँ से 14-15 ये 45, 48, 44, 41।
सब में 4 है तो कॉमन सीधे कितना हो जाएगा 160। बाकी बचे हुए ऐड कर लीजिए, 5 8 13, 13 4 17, 17 1 18, 160 और 18 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 178। तो आंसर क्या हो गया बी 178। फिर पूछ रहा फाइनेंशियल ईयर 12 और 13 में, फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर विकास प्रतिशत में कितना ज़्यादा है। तो 12-13 से बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 का बिक्री साल दर विकास, विकास का मतलब डेवलपमेंट, तो मतलब 12 से 13-14 पे आने पे उसका जो विकास है, इंक्रीजमेंट है, वो कितना हुआ। तो सबसे पहले 12 और 13 के जितने क्वार्टर हैं उनको ऐड करेंगे और फिर 13 और 14 के। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे देख लीजिए ये सारे 20 वाले हैं लगभग, एक खाली 30 का है। तो चलिए यहाँ पे लिख के ऐड कर लेते हैं। ये 25 है, ये 34 है, ये 24 है और चौथा वाला 29 है। तो 9 4 हो जाएगा 13, 13 4 17, 17 5 22, 2 2 कैरी, 2 चौको 8, 8 3 11, 112 हो जाएगा। और 13-14 का देख लेंगे, सारे 3 वाले हैं तो 3 4 120, 120 में 6 2 8 8 9 17, 17 3 20, तो 20 एक हो गया टोटल 140। तो ये आ गया 140 फाइनेंशियल ईयर। ये किसका है 13-14 का, और ये वाला किसका है 12-13 का। तो पूछ रहा है 12-13 से 13-14 का कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो कितना हो रहा है 8 और 20 28, 28 का इंक्रीजमेंट हो रहा है कहाँ से 112 से इंटू 100। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 7 4 जा 28, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो 25% आ जाएगा आंसर। देखिए कोई ऑप्शन, ये सी नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो 13-14 का हम लोग ऐड कर चुके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐड करने भी आया था 140, क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 140 का हम लोग को प्रति तिमाही औसत बताना है। तो तिमाही की क्वार्टर दी गई थी, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 2 8 और 2 कैरी आएगा 4 5 20। कैलकुलेशन एरर हो गई है, ये 25 तो कोई है नहीं जहाँ तक, देखते हैं एक सेकंड, नहीं है। तो अच्छा ये 4 3 12 और 2 कैरी जाएगा 4 5 20, 35 लाख, ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं 40 दिन में। ठीक, उसी काम करने की दर को 8:5 है, मतलब ए काम करता है एक दिन में 8 और बी काम करता है एक दिन में, ये वर्क, ए काम करता है 8 और बी काम करता है 5। तो हो गया इनका पर डे काम करने का, मतलब कितनी कैपेसिटी काम करते, कितना काम करते हैं। ए उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, उसी काम को मतलब जो पूरा काम ए और बी मिलके 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए की कैपेसिटी 8, बी की कैपेसिटी 5, तो दोनों कैपेसिटी कितनी 13। तो टोटल काम कितना हो गया 40 दिन में करते हैं और कैपेसिटी कितनी है 13। तो ए अकेले कितने एक दिन में करता 8 कैपेसिटी से, तो पूरा काम कितने कैपेसिटी से करेगा 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40, 5 × 13 65, तो 65 डेज, ये आ रहा है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो 30 मीटर स्क्वायर है क्या उसका एरिया। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है, तो फिगर बना लेते हैं। तो जो इसका एरिया दिया गया वो 30 मीटर स्क्वायर दिया गया, कह रहा जो उसकी ऊंचाई है आधार से, तो आधार मान ली x, ऊंचाई क्या हो गई x + 7। ट्रायंगल का सिंपल था फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गई x, हाइट क्या हो गया x + 7 और एरिया दिया गया 30, ये हो गया 1/2, ये हो गया x + 7, 2 को उधर फिर देंगे तो हो जाएगा 60 बराबर x + 7। अगर मल्टीपल कर देंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो मल्टीपल नहीं करते, सीधे ऑप्शन उठा के पुट करते हैं। पहला ऑप्शन पुट करते हैं 5, तो ये 5 और ये 12, 12 × 5 60 वेरीफाई। तो मतलब यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन अगर डिवाइड करके देखेंगे बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इनको डिवाइड करके नहीं देखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, मतलब जो फ्रैक्शन है वो अलग अलग दी गई, सब में सेम दी गई,
13/21, 13/21, 13/21 सब में, इसमें भी, इसमें 57/97 सब में मैच करेगा। 52/94, 52/94 इसमें भी दी गई, इसमें भी है। और 36/79 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब सब में सेम है। बस ये देखना है कौन पहले है कौन बाद में। तो ये हो गया 13/21, ये हो गया 57/97, और ये हो गया 52/94 और 36/79। तो क्या छोटे से बड़े की ओर, क्योंकि जो सिंबल है सब में सेम है, तो हमें क्या बताना, छोटे से बड़े की ओर। तो जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, जो सबसे बड़ा है वो बाद में आएगा। तो इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस क्या है, 8 है। इसका डिफरेंस क्या है, 40 है। इसका डिफरेंस है 42। इसका डिफरेंस है 9 में 6 गया 3, और 7 में 3 गया 4, 43। तो मतलब सबसे बड़ा ये दिख रहा है। तो डिफरेंस से क्या होता है, दो मेथड होते हैं, या तो डायरेक्ट ये है, मतलब जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा वो क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। जैसे ये 43 आ रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सॉरी ये छोटा होगा, तो 36/79 सबसे पहले आएगा। फिर आएगा 52/94, 57/97, फिर ये 13/21। तो ये लास्ट वाला सीरियल मैच कर रहा है। और अगर वेरीफाई करके देखना है, मतलब एग्जैक्ट देखना है, ये ट्रिक है एक टाइप की, कि जो सबसे बड़े डिफरेंस आते हैं उनकी जो फ्रैक्शन होगी लगभग छोटी होती है। तो 36/49 इसका 43 में डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली ये अंश से भाग दे देंगे, और ये 42 से 52 को भाग दे देंगे, 40 से 57 को। ये देखिए लगातार इंक्रीजमेंट हो रहा है। 43 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कम आएगा, 40 डिवाइड करेंगे 52 को तो 1 से बड़ा आएगा, 40 से 57 को डिवाइड करेंगे ये 1 से और बड़ा आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 13 को, ये भी 1 से बड़ा आएगा। तो ये लगातार ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। तो जो रेशियो दिया गया वो क्या दिया गया, 7:2। और जो इनके बीच का डिफरेंस बताया गया वो क्या बताया गया, 50। तो 7 और 2 इनका डिफरेंस 5, 5 बराबर 50, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। पूछ कह रहा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या है, 7 है और 2 है। अब ये रेशियो में तो इनको ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसको एक्स करके लेट कर लीजिए, क्योंकि लेट करना है ना करना कॉमन सेंस है, इतना तो आ ही जाता है, प्रैक्टिस का टाइम है, डिटेल तो बताया नहीं जाएगा। तो 7 और 2 इनके बीच में जो कॉमन नंबर होगा वो तो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि रेशियो है, तो इसलिए लेट कर लो। ये हो जाएगा 5x, एक्स इज इक्वल टू 50, 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो मतलब जो 1 है वो x है, वही बात है। अब इसमें x का मल्टीपल आएगा, जैसे 7x इंटू 2x, ये आंसर पूछ रहे हैं हम लोगों से। तो इसका मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 14x²। x की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 14 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1400। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसके अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब अर्धवार्षिक। और यहाँ रेट इंटरेस्ट क्या दिया गया, वार्षिक, तो 20% है, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, 10%। और पी बराबर क्या दिया गया, 80,000। और टाइम क्या दिया गया, टाइम दिया गया 2 ईयर। लेकिन अगर हाफ ईयरली लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पीरियड हो जाएंगे, मतलब 4 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 टर्म के साथ इसको अप्लाई करेंगे। एक तो होता है सीधा फॉर्मूला पुट कर दें कि सी आई इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर एन, एन या टी। पी की वैल्यू हो गई 80,000 और 1+r, आर लग रहा है अर्धवार्षिक, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10/100, एन की वैल्यू 2 है, तो टर्म्स आएंगे 4, क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा है। तो एक तो इससे आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड देख लीजिए, जो पी है वो कितना है, 80,000। तो इसके 4 क्वार्टर बनेंगे, पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। तो एस आई और सी आई में यही डिफरेंस होता है कि सी आई में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो इसका 10% क्या होगा, 80,000 का, 80,000 का 10% होगा 8,000। तो 8,000 तो हमें हर साल मिलेगा मिलेगा। ये होता है एस आई। फिर हमें ब्याज पे ब्याज मिलेगा, हमें भी पहले साल में कितना ब्याज मिला, 8,000। 8,000 का 10% क्या होगा,
10% इसका होगा 800। फिर जो टोटल अमाउंट हो गई ब्याज वाली, ये जो पूरी अमाउंट देख रहे हैं, फिर इस पर ब्याज मिलेगा। इस पर ब्याज कितना, 10%। तो 8,000 क्या हो जाएगा, 16,000, और 16,800। तो इसमें मिलेगा हमें ब्याज 10% इसका 1680। फिर जो 3 टर्म का हो जाएगा, फिर उस पर 10% मिलेगा, तो उसका 10% क्या हो जाएगा, 8×3 = 24, 24,000। और इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2480। तो 24,000, तो ये तीनों टर्म के 8,000 हो जाएंगे 24,000, और इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, 8, 8 हो जाएगा 14, और एक कैरी जाएगा 2 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 26,480। अब इसका हमें 10% यहाँ पे लिखना है। 10% इसका हो जाएगा 2648। तो 2648 ये पूरा बन गया। अब देखिए इधर तो ये पूरा 0 है, और ये भी 0, ये भी 0। लास्ट डिजिट क्या आएगी, 8। देखो किसी की यूनिट डिजिट 8 है, ये है, तो सीधे आंसर, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो करंट एज बतानी है किसकी, फादर की करंट एज बतानी है। तो ये फादर है और ये सन है, इनका कुछ रेशियो होगा, दिया नहीं गया, तो इनका डिफरेंस कितना है, 26 साल बाद। लेकिन कह रहा 3 साल बाद। ये 3 साल का है, 10 साल का है, 30 साल का है, कितना भी का है, लेकिन एज का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कह रहा 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद कह रहा है जो फादर और सन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:1। तो लेकिन जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, 3:1। तो बीच का डिफरेंस 2, लेकिन जो बराबर है किसके, 26 साल के। तो एक बराबर किसके हो गया, 13 आ गया। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 13, और 3 की वैल्यू 39। तो हमें बताना क्या, फादर की करंट एज। तो 39, ये 3 साल बाद का, 3 साल पहले बताएंगे। 39 - 3, ये क्या हो जाएगा, 39 - 3 हो जाएगा 36। आंसर आ जाएगा 36 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका में सबसे पहले काम होता है कि जो भी सीरियल नंबर दिए गए होते हैं उनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा यहाँ पे 11, फिर 23, 25, 26, 29, 31, 39। तो ये सारे अरेंज हो गए। लेकिन काउंटिंग नंबर ये होता है इवन। दो तरीके होते हैं, इफ़ ऑड। अगर ऑड हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, n+1/2 हुआ पद। और लेकिन इवन हो तो इसमें क्या लगता है, n/2 हुआ पद प्लस n/2 + 1 हुआ पद। अपॉन में क्या होता है, 2। तो यही देख सकते हैं कि मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7। तो n बराबर क्या हो गया, 7। तो 7 है यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, ऑड वाला। तो ऑड के लिए क्या कंडीशन है, ऑड = n+1/2 हुआ पद। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 7 + 1/2। तो हो गया 8/2, मतलब 4, चौथा पद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 ऑप्शन दिया, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साथ, किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज। तो कोई एक फिक्स अमाउंट है, उसका साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह 3% अधिक दर से निवेश की गई होती तो कितना अधिक हो जाता है, 900। तो पूछ क्या रहा है, मूलधन। तो कह रहा है 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया है। कह रहा है अगर 3% एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो 3% रेट अगर एक्स्ट्रा कर देते हैं तो कितना ज़्यादा हो जाता है, 900 रुपये। ऐसा ही है, ऐसा ही ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है, जो इंटरेस्ट होता है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है। तो कोई बीच में हेरा फेरी होती नहीं, सीधे 3% अगर बढ़ेगा तो 900 बढ़ गया। तो मतलब 1% कितना होगा, किसके बराबर होगा, तो 3% बराबर होगा 300 के। एक सेकेंड, ये है 1 ईयर का। तो 1 ईयर का 3% इंक्रीज हो रहा है, तो 1 ईयर में 3% इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 6 ईयर में कितना होगा, 6 × 3%, तो टोटल हो जाएगा 18%। तो 18% इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसमें पैसे कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 90। तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18×5 = 0, 50। तो 1% किसके बराबर, 50 के। और जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 15 × 100,
5000। इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया नंबर सिस्टम का। 2/5 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 5/9। इसमें बॉर्डर मास लगेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लेंगे ऐसे 2/5 प्लस 2/9 अपॉन में 2/5 प्लस 5/9। जो एलसीएम आएगा वो सेम आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे मल्टीपल करो। 9 2 18 और 5 2 10 प्लस 10 अपॉन में 9 2 18 और 5 5 25। दोनों को ऐड कर दो 28, ये 43 आंसर। पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है पी और क्यू है। पी कार्य करने में क्यू से तो क्यू की वैल्यू हो गई मान लो 1 और पी की वैल्यू हो गई 2। तो पी की कैपेसिटी 2 है और क्यू की कैपेसिटी 1 है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में कर लेते हैं। तो एक 2 कैपेसिटी करता है, एक कैपेसिटी से, तो दोनों मिलकर 3 कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 22 × 3 हो जाएगा टोटल वर्क 66। पूछ कह रहा है क्यू अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो क्यू कैपेसिटी है 1, क्यू से डिवाइड करेंगे 1, 66 आंसर। इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस बस करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की कोई डिजिट होगी तो जो उनका एडिशन होगा उसके 4 गुनी है। जैसे चलिए बताते हैं अभी। यदि संख्या में 27 जोड़े जाएँ, अगर संख्या में मतलब जो मेन डिजिट है उसमें 27 ऐड कर दें तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। तो जैसे उसमें 27 ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल है मेन है उसका क्या हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी। मान लो 7x, मान लो संख्या x है तो क्या हो जाती है 7x। यह 2 अंकों की संख्या क्या है। अगर इसको एक्सप्लेन मेथड से करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा और टाइम हमें बचाना है पेपरों में। तो सबसे पहले जाते हैं ऑप्शनों में, उठाते हैं 24 को। तो 24 को चेक करते हैं कि पहला क्या कह रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 4 गुनी है, ठीक। तो 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 4 क्या हो जाएगा 6 × 4, तो 6 × 4 क्या 24, ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या, यदि इसमें 27 जोड़ा जाए तो अपने योग के अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। तो 24 में 27 ऐड कर दो, 20 20 हो गया 40, 4 और 7 11, तो हो जाएगा 51। और ये अपने अंकों के योग की 7 गुना। अंकों का योग क्या आ रहा था 6, 6 × 7 क्या होगा 42। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया ख़त्म। फिर 12 को उड़ाते हैं, 12 को लेते हैं तो इनके अंकों का योग क्या होगा 3, 3 × 4 12। पहली कंडीशन वेरीफाई। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी वेरीफाई। सेकंड कंडीशन कि जो डिजिट है उसमें 27 जोड़ें, 12 में 27 जोड़ेंगे 7 2 9, 2 1 3, तो 39। तो कह रहा है जो ओरिजिनल अंकों का योग है वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो 3 × अंकों का योग क्या था 3, 3 × 7 21। ये भी क्या हो गई कैंसिल। और फिर सी नंबर क्या हो गया 48 है। तो 48 में 8 और 4 12, 12 × 4 48। पहली कंडीशन वेरीफाई। सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें 27 ऐड करेंगे और 8 7 15, 5 1 कैरी, 4 2 6 1 7 75। 75 क्या होगा जो ओरिजिनल डिजिट होगा, जो ओरिजिनल डिजिट होगा उसका 7 टाइम, अब वो निकल जाएगा तो ये भी कैंसिल। फिर बचा 36। 36 इसका एडिशन होगा 9, 9 × 4 36 वेरीफाई। 36 में 27 ऐड करेंगे तो 7 6 13, 3 2 5 1 6 63। ओरिजिनल डिजिट ये है 6 3 9, तो 9 में 7 का मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 63 के बराबर। तो क्या हो जाएगा सही। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर। मान लीजिए एक्स ये एक्स सिटी और वाई ये एक्स सिटी। तो पहले एक्स से वाई की ओर जाता है फिर वाई से एक्स की ओर जाता है, किसमें पानी में। यदि स्थिर पानी में नाव की गति, तो ये मान लिया स्थिर पानी में नाव की गति क्या हो गई 40।
किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति v 10 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है? तो पूरी यात्रा, तो मतलब एक बार एक्स से वाई की ओर गया, फिर वाई से एक्स की ओर गया, तो अगर लेट कर लेते हैं डिस्टेंस डी है, तो डी जाएगा और डी आएगा, तो क्या क्या डिस्टेंस उसने ट्रैवल की? 2d। ठीक, तो पूछ रहा है औसत गति, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास है 2d, और टोटल टाइम, तो टाइम तो हमें पता नहीं, तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटा चाल। दूरी एक बार क्या पता है? d, तो चाल, चाल ये देखिए एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में, तो जो पहले जा रहा है वो क्या है? विरुद्ध है। तो 40 क्या है नाव की स्पीड, और 10 क्या है धारा की स्पीड, तो उसके विरुद्ध जाएगा, तो मतलब ये ऐसे नाव जा रही है और इसके विरुद्ध पानी आ रहा है, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 40 माइनस का 10 हो जाएगा, 40 माइनस 10 क्या होगा? 30, तो डी बटा क्या हो जाएगा? 30। और फिर क्या है? डी डिस्टेंस तय करता है कितना? 40 प्लस 30 से, तो 40 प्लस 10 हो जाएगा। 40 प्लस 10 क्या होगा? 50। तो 2d और डी बाई 30 और डी बाई 50, तो यहाँ पे एडिशन कर लेंगे, तो 2d अपॉन में 2d रहेगा और डी बाई 30, इन कैल्शियम ले लेंगे, हो जाएगा 5d, और 3d अपॉन में 5 और 3 का हो जाएगा 150। तो 2d 5d 3d हो जाएगा 8d, 150 जाएगा ऊपर, d से d कैंसिल, 2 से 4 8 2 से 8 काटेंगे 4 आएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 था 12, और बचेगा 3, 3 जाएगा आगे, 4 7 28, और 4 5 था 20, तो 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है, ठीक, अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो पी की औसत गति कितनी है? तो पी क्या चलता है पहले 1 आवर में? क्या चलता है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो गाने के बीच में चेंज हो रही है, तो मतलब कितना चलेगा? 50 किलोमीटर। तो फिर कह रहा अगले 2 घंटे में कितना चलता है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 70 2 घंटा में, तो 17 × 2 क्या हो जाएगा? 140 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर और 140 किलोमीटर, तो पी की औसत गति क्या है? तो 3 घंटे चला टोटल, 1 और 2 3 आवर, और ये हो गया 50 किलोमीटर, ये हो गया 140 किलोमीटर टोटल, ये हो जाएगा 190 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 190 किलोमीटर, और टोटल टाइम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 1 कैरी जाएगा, 3 3 9, 63.33 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी, तो सी पी क्या है? 1200 रुपये, और इसे 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ। चलिए देखते क्वेश्चन पहले। यदि वह 1380 रुपये में बेची गई होती, तो मतलब 10% में बेचा, कुछ अलग होगा, लेकिन कह रहा अगर 1380 पे बेच दें तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? तो लाभ उसका कितना इंक्रीजमेंट हो जाता है? तो कह रहा 10%, इसका 10% हो जाएगा 120, तो इसमें 120 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1320। लेकिन कह रहा अगर यही चीज़ 1380 में बेच दी होती, ठीक, कह रहा 1320 में बेच दी होती, तो इसमें कितना प्रॉफिट होता है? तो 1200 से बेचेगा तो वहीं से ना, 1200 से 1380, तो कितना प्रॉफिट है? 180 का। कहाँ से? 1200 से, इंटू 100, तो 0 0 काटेंगे, 6 3 18, 6 2 12, 20, 5 जा, और 5 × 3 15%। तो मतलब इसका कोई काम नहीं था, सीधे सीधे पूछ रहा था 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती, तो मतलब लाभ उसको 15% मिल जाता। तो इसका आंसर क्या आ गया? 15%, डी ऑप्शन। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो मतलब उनका ऑफिशियल आंसर दिया गया वो तो डी दिया गया,
लेकिन ये कह रहा है यदि 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। तो लाभ में कितना इंक्रीजमेंट होता है, मतलब ये पूछ रहा है ना, कि ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल नया प्रॉफिट क्या होगा। तो लाभ पहले क्या था 10%, अब क्या हो गया 15%, तो इंक्रीजमेंट कितना है 5% का। जहाँ तक ये आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइएगा कैसा है इसमें, मतलब किस टाइप से ये सॉल्व होगा बताइएगा। तो ये देखते हैं कि 72, 74, 75, ये तो सिंपल सा है बहुलक, मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट करे। तो सबसे पहले देख लीजिए 72, 72 दोबारा है कहीं, कहीं नहीं है तो कैंसिल। फिर देखते हैं 74, 74 एक बार, दो बार, और कहीं नहीं दिया गया, तो 74 कितनी बार दिया गया, दो बार, ठीक है ये भी देख लिया। 75, 75 एक बार, दो बार, तीन बार, 75 कितनी बार, तीन बार, तो जहाँ जहाँ उसकी प्लेस वैल्यू कट कर दीजिए। और 73 एक बार, दो बार, तो और कोई हमें दिख नहीं रहा, जहाँ तक 75 ही आंसर है। हाँ ठीक है 75 ही है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 75। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो संख्याओं का मासा SCF LCM दिया गया, कितना 7 है, 252 है, और एक संख्या दी गई है 28, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट, इंटू सेकेंड डिजिट। तो SCF क्या दिया गया 7, और LCM दिया गया 252, पहली डिजिट दी गई 28, सेकंड डिजिट बतानी है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, और 4 3 12, तो सेकंड डिजिट क्या आ गई 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो चाय पीने वालों को ये दर्शाता है DI, सॉरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेट थ्योरी वाले हैं ये। चाय पीने को दर्शाता है कौन, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल है T वाला। और कॉफ़ी, कॉफ़ी किसको, सर्किल, सर्किल बताता है कॉफ़ी को। और रस, ये है लिक्विड वाले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, ये नहीं कहा कि केवल कितने लोग। तो देखते हैं कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी वाला ये था सर्किल, तो सर्किल में ये भी आ रहा है, 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 तो सबको उठा के क्या कर देंगे, ऐड। तो 43, 45, 38, 23 एंड 15, तो ये ऐड कर लेंगे। 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो 140 हमारे पास। 5 3 8, 8 8 16, और 16 8 24, तो हो जाएगा 164। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। तो मतलब जो रस पीते हैं उनकी हमें काउंटिंग नहीं करनी, तो लिक्विड वाला क्या कर देंगे, कैंसिल। तो टी और कॉफ़ी ऐड करना है। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें पूछा गया कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, मतलब अलग अलग तो पूछा नहीं गया, ये पूछा गया इनका जो कंबाइंड है। लेकिन क्या है कंबाइंड में, तो देखिए ये 23 भी आ रहा है, लेकिन ये किस में जा रहा है, लिक्विड में। तो लिक्विड वाला में नहीं लेना है। तो जो सर्किल और ट्रायंगल में आ रहा है, तो सर्किल और ट्रायंगल में कौन सा आ रहा है 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। तो इस बार हमें कॉफ़ी वाला छोड़ना है, और क्या बताना है, रस और चाय। तो रस के लिए ये सर्किल स्क्वायर है, और चाय के लिए है ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन देखना है ये 36, सर्किल से बाहर है और दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ आज की ख़त्म होती है, और जो मैथ की पहली सीरीज़ है ये ख़त्म हो गई, और हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग को और भी लेक्चर मिलेंगे, जैसे जनरल साइंस हो गया, और रीजनिंग हो गया, और GS हो गया, तो इनके भी आप लोग को लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनको सही से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको पेपर में, मतलब पेपर का पैटर्न समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर का पैटर्न समझ के मेन तैयारी करिए, एक्स्ट्रा तैयारी है उसका लिए टाइम नहीं बचा है। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने NTPC की तैयारी करिए।